ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अनदर सेशन में। हम अपने कैपिटल मार्केट के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज आपका कैपिटल मार्केट इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी तक हमने कैपिटल मार्केट में सीख ली हैं, बहुत सारी चीजें हमने समझ ली हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, कैसे शेयर होते हैं, शेयर्स होते क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, या किस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर कैपिटल मार्केट होती है, शुरुआत, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने उसमें सीख ली हैं, पढ़ ली हैं, जान ली हैं। अब यहाँ पर आगे इस लेक्चर में कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं जो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ पर आपके। और उसमें जो सबसे शुरुआत जो सामने आपको पीछे स्लाइड दिख रही होगी, ऑलरेडी वैसे मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पिछले लेक्चर्स में। फिर भी एक बार यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज, या कह सकते रिवाइज करा देता हूं कि एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ, यानी कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स ला रही है उसको हम आईपीओ कहते हैं। कंपनी अगर आईपीओ ला चुकी है उसके बाद दोबारा से उसको शेयर्स यहाँ पर मार्केट में लॉन्च करना, उसको और फर्दर फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो एफपीओ लेकर आती है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आपका कैपिटल मार्केट में आप इश्यूज ला सकते हो, जो कि प्राइमरी मार्केट बेसिकली कहलाती है। ठीक है। राइट इश्यू भी मैंने आपको पढ़ाया था कल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में राइट इश्यू भी मैं पढ़ा चुका हूं कि राइट इश्यू क्या होता है, क्यों राइट शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज दी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट आखिरकार क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पर आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचाना चाहती है, वो पब्लिक में नहीं लाना चाहती। वो कुछ चुनिंदा जो बड़े खिलाड़ी से मेरा मतलब है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जो जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं यहाँ पर आपका, उनको यहाँ पर शेयर्स देना चाहते हैं, उनको शेयर्स अलॉट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको पब्लिक डोमेन की जरूरत नहीं होती, यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। वो उनको प्राइवेटली प्लेस कर देता है। प्राइवेटली प्लेस करना, किसी व्यक्ति को उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए वो वहां पर मोल भाव होगा, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं इतने हजारों करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी कंपनी में, तो मुझे क्या शेयर का प्राइस मिलेगा? जो ब्लॉक बल्क में यहाँ पर अमाउंट जो खरीद रहे हो, समझ लो बल्क में अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो, बल्क में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बल्क में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो फिर ऐसा नहीं कि पब्लिकली कहीं से परचेज करते हैं, कंपनी अपना हिस्सा जो है डाइवर्स्ट करके उनको देना चाहती है, तो दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट का यहाँ पर एग्जांपल होता है। ठीक है। तो इट गिव्स टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस अंडर सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट which is neither a right issue nor a public issue. This is a faster way of company to raise the equity capital. ठीक है। तो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इसको कहते हैं, is the private placement of the equity share or the security convertible into equity share by a listed company qualified institutional buyers only। इनको हम जो ये बायर खरीदते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, उनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ बायर्स है, जैसे आप लोग, मेरे जैसे लोग, उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। जो ये बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो इसमें मोटा पैसा लगाते हैं, कंपनीज में परचेज करते हैं, उनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं, बड़े खिलाड़ी, क्यूआईबीज। ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है एक आईपीओ को यहां पर लॉन्च करने की। आईपीओ आप लेकर तो आए हो, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन, कुछ कंडीशन जिसको आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है। आईपीओ जो है, जो आप लेकर आते हो, उसके लिए एक कंपनी जो है उसकी टेंजिबल असेट, नेट टेंजिबल असेट जो है वो एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज होनी चाहिए, 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जो कि यहां पर पिछले 3 सालों में यहां पर 50% से ज्यादा आर हेल्ड इन द मॉनेटरी असेट्स। यानी कि आपका यहां बैलेंस शीट की बात करूं तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, तो यहां पर असेट साइड और लाइबिलिटी साइड, और जो कैपिटल साइड है आपकी लाइबिलिटी के अंडर आती है, उसमें यहां पर एक पोर्शन होता है टेंजिबल असेट्स, उसमें एक पोर्शन होता है कैपिटल का, सॉरी कैपिटल का पोर्शन होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी असेट साइड, असेट साइड्स में क्या होता है? असेट साइड में आपके द्वारा जो चीज ओन की जाती है, जिस चीज पर आपका हक है, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, फर्नीचर हो, जो आपने खरीदा है खुद से, चाहे आपके बैंक में कैश पड़ा है, ये सारी सारी आपकी असेट है। और टेंजिबल असेट ऐसी होती है जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हो, लाइक दी आप अपनी घर को छू सकते हैं, कैश को टच कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप छू सकते हो और आप उसके ओनर हो, उनको हम टेंजिबल असेट कहते हैं। तो आपकी जो टेंजिबल असेट है
वो 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए अगर आप आईपीओ लाना चाहते हो, और उसमें से भी पिछले 3 साल में लगातार। और उसमें से जो 50% पैसा है, 50% एसेट है, वो मॉनेटरी एसेट यानी कैश के फॉर्म में आप कह सकते हैं, कैश या उसके इक्विवेलेंट कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बड़ी ही जल्दी लिक्विडेट हो सकती है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही जल्दी आप उसको कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसी कोई चीज कैश इक्विवेलेंट, उस फॉर्म में आपका 50% पैसा एटलीस्ट होना चाहिए, यानी 1.5 करोड़ मिनिमम उसमें से होना चाहिए, पहली कंडीशन। उसके अलावा इट शुड हैव एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ रुपीज एंड नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछले 3 सालों में उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब हुआ कि ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी काम कर रही है उस काम से उसको कितना मुनाफा हुआ, उस काम को करने के बाद वो जो बेसिक उसका काम है, लाइक द मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाने से, पढ़ाया मैंने कोचिंग दी, आपने मुझे फीस दी, इस फीस से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट विल बी अंडर दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा मान लीजिए मेरे बैंक में अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ एफडी मैंने करा दी, मेरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए एफडी कराई है, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, लेकिन वो इनकम यहां पर रूटीन का जो डेली का ऑपरेशन है उससे नहीं हो रही है ना। एक रूटीन के डेली ऑपरेशन से इनकम होनी, जैसे आप, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस पे कर रहे हैं, दैट इज रूटीन का ऑपरेशन, जो एक्चुअल मेन मकसद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरेस्ट इनकम इज अ सेकेंडरी थिंग, जो मेरी रूटीन का, ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, मैं बैंक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जैब पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे पैसा दे रहे हैं, वो इसलिए मुझे बैंक मुझे ब्याज दे रहा नहीं ना, बैंक तो मेरा पैसा वहां पर पड़ा है इसलिए बैंक मुझे ब्याज दे रहा, तो दैट इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो ऐसी इनकम नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड होनी चाहिए, और वो प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ रुपए होना चाहिए पिछले 3 सालों में, और उसकी नेटवर्थ यानी कि उसकी कैपिटल जो है, पूंजी जो है, जो उसने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो एटलीस्ट 3 साल तक के लिए यहां पर 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। इन केस दी अबव कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती, इश्यूअर फिर भी आईपीओ लेकर आ सकता है अगर इश्यू इज मेड थ्रू दी बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड इश्यूअर अंडरटेक टू allot at least 75% of the net offer to a qualified institutional buyers। अब यहां पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, फिर भी ये लेकर आ सकता है, कैसे, अगर वो तैयार है कि जो भी उसने आईपीओ लेकर आना है, मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए उसको मार्केट से उठाने हैं, तो उसमें से 75% यानी कि 75 लाख रुपए वो कहां से उठाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से वो पैसा उठाएगा, उनको अपने शेयर्स बेचेगा, बाकी 25% पैसा रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप जैसे मेरे जैसे को देगा। ये शर्त के साथ अगर आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप चाहे आपकी कोई भी कंडीशन में फुलफिल, मान लीजिए आप लॉस में ही हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आईपीओ में लॉस में है, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, फिर भी उनके आईपीओ आ गए, वो इसी कंडीशन को फुलफिल करके आ गए कि उनको बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, बुक बिल्डिंग, अच्छा बता ही देता हूं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आइए, या फिर आपको, और साथ ही साथ आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 75% होने चाहिए। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है आपका, मान लीजिए आपके जो शेयर्स हैं, जो शेयर्स हैं आपके, आपने शेयर्स, मैंने प्राइस बैंड पढ़ाया था आपको, आपको याद, मुझे एक बार कंफर्म करोगे, मैंने प्राइस बैंड पढ़ाया था कि जैसे कोई शेयर लॉन्च किया जाता है 100 से 120 में लॉन्च किया जाता है, उसकी फिर अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट अब किन को होती है, मान लीजिए जिन्होंने मैक्सिमम रुपए में अप्लाई किया है, 120 रुपए में अप्लाई किया, तो उन्हीं को अलॉटमेंट होगी, लॉटरी सिस्टम होगा। मैंने ऐसा कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं क्या, एक बार मुझे कंफर्म करो, इसी कोर्स के प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ी है हमने? ठीक है, तो बस ये जो मैंने पढ़ाया था ना, इसी को बुक बिल्डिंग कहते हैं, कि आपने अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है ना, आप अप्लाई करते हो बैंड, एक पर्टिकुलरली रेंज के बीच में अप्लाई कर रहे हो, आप किस तरह प्राइस पे, मैक्सिमम लोग 120 पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर मान लीजिए हो सकता है सारे लोग 120 में ना अप्लाई करें, कुछ 119 पे करें, कुछ 118 पे करें, तो 119 वालों के अलॉट कर रहे हैं, तो दैट इज अ बुक बिल्डिंग, इसी को कहते हैं बुक बिल्ड करना, यानी कि प्राइस को बिल्ड करना। कोई 120 पे उसने दिया, किसने 119 पे, किसने 118 पे, तो ये सब मिलकर एक यहां पर प्राइस डिसीजन हो रहा है, दिस को हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, नथिंग एल्स। एक बुक बिल्डिंग दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड वाली,
है ना, एक होती है आपकी नॉर्मल बुक बिल्डिंग, उसको एक होता है फिक्स्ड इश्यू, एक होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। फिक्स्ड इश्यू में होता है कि आपने प्राइस बैंड नहीं दिया, आपने अपने शेयर जो लॉन्च किया आईपीओ के थ्रू उसको 100 रुपए में लॉन्च कर दिया, उसको फिक्स्ड इश्यू कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग, जिसमें आप अपना आईपीओ में आपने जो प्राइस है उसका एक बैंड डिसाइड कर लेते हैं, 100 से 120, 110 से 130, जो भी है, मतलब वो जस्ट मैंने प्राइस जो बताया वो तो एग्जांपल दिया, तो वो आप डिसाइड कर लेते हो। और अगर आप एक ही फिक्स अमाउंट पे दे रहे हो तो उसको फिक्स फिक्स। तो इसलिए उन्होंने कहा वो बुक बिल्डिंग में होना चाहिए, और फिक्स वाला नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही प्राइस दे दिया 100 रुपए तो 100 रुपए, नहीं, वो आपका वेरिएशन, वो बैंड के साथ प्राइस होना चाहिए, ताकि लोग जो है उसको अपनी मर्जी से उसमें अप्लाई कर सके कि भाई नहीं 120 तो मैं देने को तैयार नहीं, मैं तो कम दूंगा, ठीक है। ओके, सो वो मतलब हुआ इसका। और आई होप सो समझ में आ गया। क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी विद एनएससी फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, द पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 10 करोड़, अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेंट इक्विटी शुड नॉट बी लेस देन 25 करोड़। तो जो एनएससी में आप अगर आप लिस्ट कर रहे हैं अपनी इस आईपीओ को, आईपीओ के करने के बाद अगर आप कंपनी को एनएससी में लिस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट इश्यू मतलब उस आईपीओ को लाने के बाद, पोस्ट इश्यू आईपीओ को लाने के बाद आपकी जो इक्विटी कैपिटल है, जो टोटल आपकी पूंजी है, वो यहां पर 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। और जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ से कम नहीं होनी। कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर जो अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग पर्पज से, है ना। तो एम कैप जो है उस कंपनी की 25 करोड़, और उसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, जो इक्विटी कैपिटल है उसकी, वो 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए अगर आप एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो। आई होप कुछ सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन क्या है? रोलिंग सेटलमेंट एंड द पे इन डे एंड द पे आउट डे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किसको कहते हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब भी आप शेयर मार्केट में कुछ भी सेल परचेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, हर एक सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन, आप जो सेल परचेज कर रहे हो शेयर मार्केट में, उसको सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका एक टैक्स लगता है, ये यहां पर आपका, इसको एसटीटी कहते हैं। और ये एसटीटी जो है, ये यहां पर STT was reduced to 0.1% on cash delivery transaction in the annual budget 2013-14। तो ये 0.1% यहां पर आपका है STT। 0.1% STT का मतलब क्या है? 0.1 STT का यहां पर मतलब है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 0.1 STT का यहां पर मतलब है कि सॉरी, कैश डिलीवरी का यहाँ पर क्या मतलब है? कैश डिलीवरी का मतलब है कि आप यहाँ पर शेयर्स को परचेज कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, अपने पास लेकर आ रहे हो। अभी बताता हूँ, कैश डिलीवरी एक डिलीवरी होता है, एक इंट्राडे होता है, दोनों बताता हूँ। सो 0.1% उस पर आपका खर्चा लगेगा, समझ लो, जो भी आप ट्रांजेक्शन की उसका 0.1% आपका ये खर्चा लगेगा। इसके अलावा रोलिंग सेटलमेंट, रोलिंग सेटलमेंट मतलब होता है, रोलिंग सेटलमेंट या पे इन पे आउट से पहले से, इससे पहले आपको मैं समझा ही देता हूँ इंट्राडे और डिलीवरी का फंडा क्या होता है। जब भी आप कोई भी शेयर परचेज करते हो, तो वो शेयर जो है वो आपके अकाउंट में, आपका एक दिन बाद आपके अकाउंट में आपके पास आता है, ठीक है। आपने आज शेयर परचेज किया तो सेम डे आपके अकाउंट में वो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। आपके अकाउंट से पैसा अभी कट जाएगा, लेकिन सामने वाले पर्सन के पास जो पैसा है वो भी एक दिन बाद पहुंचेगा, ऐसा भी होता है। आपके अकाउंट से आज की डेट में पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले पर्सन के अकाउंट में एक दिन बाद पहुंचेगा। उसके डीमैट अकाउंट से शेयर्स जो है वो भी एक दिन बाद निकलकर आपके अकाउंट में आएंगे, सेम डे नहीं आएंगे। इसको हम बोलते हैं T+1 सेटलमेंट। यानी जिस दिन आपने ट्रेड किया, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की, उसके एक दिन बाद आपकी सेटलमेंट होती है। यही सेटलमेंट आज से कुछ टाइम पहले T+2 हुआ करती थी, और अभी फिलहाल T+1 से ये T पर आ रही है, यानी कि सेम डे आपकी ये सेटलमेंट होने की कोशिश में सेबी लगा हुआ है। बहुत ही जल्दी वो आपको देखने को मिलने भी वाला है, हो सकता है अप्रैल मई से ये चीज एग्जीक्यूट हो भी जाए, तो सेम डे आपको डिलीवरी मिल जाए। अब सेम डे डिलीवरी से मतलब क्या है सर? देखो, अभी तक क्या होता है, अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए तो आप अगर सेम डे सेल परचेज करना चाहते हो तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि मान लीजिए सुबह आपने कोई चीज परचेज कर ली, सुबह आपने कहा कि इंट्राडे पर मैंने वो चीज परचेज किया, मुझे डिलीवरी नहीं लेनी, इसका मतलब है कि सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस में खेल रहे हो।
आप एक बार आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मतलब आपके अकाउंट में होल्ड लग जाएगा, पेमेंट भी नहीं होगी, आपके अकाउंट में होल्ड लग जाएगा उतने पैसे का, और शाम को आपके पास कोई शेयर आएगा नहीं। मैंने बाय किया कोई शेयर और शाम को आपके पास वो शेयर आएगा नहीं, लेकिन शाम को वो शेयर सेल हो जाएगा, चाहे वो किस भी प्राइस पे हो। इंट्राडे में मान लीजिए आपका कोई शेयर आपने सुबह परचेज किया, आपने वहां पर ऑप्शन होते हैं दो चीजें, इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब तो आपने नॉर्मल खरीद लिया, एक दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल हुआ। इंट्राडे में आपने सुबह कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, वहां पर ऑप्शन आएगा इंट्राडे, तो आप क्लिक करोगे तो 100 रुपए में आप खरीदोगे, तो अगर शाम को उसका प्राइस 110 हो जाता है, तो आपको जो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय द जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर आपको मान लीजिए शेयर 100 की बजाय 90 का हो गया, तो शाम को जो 10 रुपए का लॉस हुआ है वो केवल और केवल लॉस जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट करके कर लिया जाएगा आपका, जिसने भी आपके साथ इंट्राडे की ट्रांजेक्शन सामने वाले पर्सन ने की है, जिसके साथ भी आपका एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसको 10 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फंडा। प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें इंट्राडे में खेला जाता है। इंट्राडे मतलब सेम डे सेल परचेज होती है, इसमें डिलीवरी नहीं दी जाती स्टॉक्स की, इसमें किसी भी तरह का स्टॉक किसी के पास भी ट्रांसफर नहीं होता, उसके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक पड़ा रहेगा एज इट इज, कोई डिलीवरी कोई सेल परचेज नहीं होगा। वो सिर्फ प्रॉफिट में खेल रहे हैं, अपने जो शेयर्स हैं उनके पास ही पड़े रहेंगे, आपके बिकेंगे नहीं वो शेयर, लेकिन वो शाम सुबह को यहां पर आपका वो सेल परचेज वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द इंट्राडे, इसको कहते हैं, राइट, ओके। सो यही आपका होता है सेटलमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, टी स्टैंड्स फॉर द ट्रेड डे, यही होता है। ये T+2 दे रखा है, इसके बाद T+1 हो गया यहां पर सेटलमेंट, यही रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। और पे इन पे डे आउट क्या होता है कि किस दिन आपकी शेयर्स आपके डीमेट में आए हैं, किस दिन गए हैं, किस दिन पैसा जा रहा है आ रहा है, तो उसी को पे इन डे पे आउट डे कहते हैं। इज द डे व्हेन द ब्रोकर मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द एक्सचेंज, और पे आउट डे होता है इज द डे व्हेन द एक्सचेंज मेक्स द पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द ब्रोकर, ठीक है। किस दिन ब्रोकर ने उसको दिया, ब्रोकर कहां से लाएगा, ब्रोकर का मतलब है कि कस्टमर से ब्रोकर के पास, ब्रोकर एक्सचेंज को देता है, तो वही उसको दिया गया है शेयर, पैसा दिया गया, वहां से पैसा उठाया गया है, तो उसी ट्रांजेक्शन को हम पे इन पे डे आउट कहते हैं, पे इन पे आउट डे कहते हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, जो अभी हमने पढ़ा था ऑक्शन, जो आईपीओ में हमने अलॉटमेंट पड़ा था ना, वो एक प्रकार से ऑक्शन ही तो है, कि मैंने भाई 120 रुपए खरीदा है, कुछ ने 119 में खरीद लिया, किसको मिलेगा, जिसने 120 में खरीदा है उसको तो मिल रहा है, उसको लॉटरी सिस्टम, बाकी जो बचे हुए शेयर हैं उनमें 118 में कोई लगा रहा है, कोई 119 खरीद रहा है, कोई 115 में लगा रहा है, तो एक प्रकार से ऑक्शन ही है, इसी को हम ऑक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम बेसिकली होती है, ये स्कीम होती है आपकी शॉर्ट सेलिंग के लिए। शॉर्ट सेलिंग अब क्या होता है सर, एक टर्म आता है शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग होता है, अभी मैंने आपको पिछले केस में क्या बताया था, मैंने पिछले केस में बताया था इंट्राडे में कि आपने कोई शेयर को बाय करना है, तो बाय आप कर लेते हो, और शाम को अगर 110 हो गया तो 10 रुपए प्रॉफिट आपको आ गया, अगर लॉस हो गया तो 10 रुपए लॉस चला गया। अब मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल करना है, सेल करना है, लेकिन मेरे पास वो शेयर है नहीं। क्या ये चीज पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास कोई शेयर ना है, नहीं है, फिर भी आप उस शेयर को सेल कर सकते हो। कैसे? शॉर्ट सेलिंग से। आप उसको सेल लगा दीजिए कि मैं इस शेयर को सेल करना चाहता हूं 100 रुपए में, आपका शेयर नहीं है। अब शाम तक क्या होगा, शाम को एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी आपके अकाउंट से बाय की, क्योंकि आप ये शॉर्ट सेलिंग की जो ट्रांजैक्शन होती है सेम डे एग्जीक्यूट हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि ऑब्वियस है आपने वो चीज सेल की है जो आपके पास है नहीं, तो शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले उस चीज की बाइंग आपके पास होनी चाहिए। तो जो एक्सचेंज है, जो ब्रोकर है, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन क्रिएट कर देता है शाम को बाय की। अब इससे क्या होगा सर, आपने कोई चीज 100 रुपए में सेल की, अगर शाम को उसकी बाइंग की जो ट्रांजेक्शन है, जो शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो उस मार्केट बंद होने के वक्त आप खुद भी कर सकते हो, बाय पहले करना चाहो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहां पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी शाम को 3:20 पे, और वो बाय की जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो जिस भी प्राइस पे होगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए में सेल किया, शाम को प्राइस जो था वो 120 हो गया उस शेयर का, और 120 पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आपको 20 रुपए का लॉस लग गया। तो यानी कि आपने यहां पर आपका
जो लॉस है वो आपको बियर करना पड़ेगा 20 रुपए का। ठीक है, बाय सेल इसमें भी डिलीवरी नहीं हुई, दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्राडे थिंग। बस इंट्राडे में एक तरफ होता है बाइंग, जो मैंने अभी आपको समझाया था, और दूसरी तरफ यहां पर जो अभी मैंने समझाया दैट इज शॉर्ट सेलिंग, इसमें आप सेल करते हो, बाय नहीं करते। जैसे सपोज ट्रांजेक्शन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन सर अगर शाम को मान लीजिए सर मेरा बाय करने की इच्छा नहीं है, क्या कुछ ऐसा और सॉल्यूशन है कि सर अब बाय शाम को सर 120 रुपए हो गया शेयर और मैं 20 रुपए का लॉस नहीं बियर करना चाहता, कोई ऐसी और चीज है, कोई और तरीका है जिसके थ्रू मैं इस चीज से बाहर आ सकता हूं, मतलब लॉस से बचा जाता है? बिल्कुल है, उसी को हम कहते हैं स्टॉक लेंडिंग। स्टॉक को लेंड करना, आपका बोरो करना, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग इस कंसेप्ट को कहते हैं। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत मान लीजिए मैंने जो शेयर सेल किया वो मैं खरीदना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ट्रांजैक्शन तो स्क्वायर ऑफ करनी है, ट्रांजैक्शन तो मुझे दिखानी है, मुझे अपने पास स्टॉक को बाय करना है, तभी तो मैं सेल की ट्रांजैक्शन दिखा पाऊंगा। तो मैं ऐसी जगह पे जाता हूं जहां पर कुछ लोग मुझे स्टॉक बोरो करना चाहते हैं, यानी कि जो शेयर मैंने सेल किया, ऐसे ही वो शेयर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने रिलायंस का शेयर सेल किया, है ना, और उस शेयर को सेल करने के बाद अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं, और वो व्यक्ति मुझे उन शेयर्स को लेंड करने के लिए तैयार है, एक प्रकार से लोन पे देने के लिए तैयार है, ऐसा कोई व्यक्ति, और वो ब्रोकर ही आपको मिलवाएंगे। तो मेरे जैसा व्यक्ति, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हैं, तो मैंने उस पर्सन को जिसको जरूरत है उसको मैंने अपने शेयर लेंड कर दिए। अब मैंने क्यों दिए? क्योंकि मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा, मुझे कुछ ब्याज मिल जाएगा, मुझे मेरा फायदा मिल जाएगा, और मेरे शेयर तो वैसे ही पड़े हैं, मैंने तो बेचने नहीं, मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, मैंने तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए बेचने नहीं है, मेरे तो ऐसे ही पड़े हैं। तो कोई भी मार्केट से कोई ऐसा रेडी है करने के लिए कि अपना शेयर किसी और को मैं लेंड करने के लिए रेडी और वो मुझे बोरो करने के लिए रेडी है, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाती है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। और ये केस में यूज की जाती है, शॉर्ट सेलिंग के केस में यूज की जाती है कि एक पर्सन ने सुबह ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी बेचने की, शाम को उसको खरीदने पड़ेंगे, खरीदना वो चाहता नहीं है, तो वो किसी और से बोरो करके अपने डीमेट में दिखा देता है, ये देखो मेरे पास शेयर है भाई, मेरे पास शेयर है, ठीक है, टेंशन नहीं ले, मैंने खरीद लिए शेयर, और बेच दिए थे, मैंने शेयर खरीद लिए। अब उसके बाद शेयर्स हैं, अब फ्यूचर में वो ट्रांजैक्शन को 1-2 दिन बाद अगर चाहे तो उसको स्क्वायर ऑफ कर सकता है, सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, अगर उसने स्टॉक लेंडिंग की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है तो, ठीक है। और जब उसको लगता है कि सही भाव आ जाएगा, सही भाव आने पर उन शेयर्स को यहाँ पर मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा अपनी ट्रांजैक्शन को, और उसके शेयर जो है वो रिलीज, मतलब कहीं और से एक्चुअल में वो बाय कर लेगा जिस दिन, है ना, अभी तो उसने स्क्वायर ऑफ नहीं की, एक्चुअल में वो किस दिन बाय कर लेगा, जब उसको लगेगा कि सही आ गई, तो जो बाय किए हुए शेयर्स हैं, जो बाय किए शेयर्स हैं, जो सेल किया था उसके साथ एग्जीक्यूट कर देगा, और जहां से उसने शेयर्स बोरो किए थे उसको वापस वो शेयर्स पहुंचा देगा, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। अब उसके फायदे के ऊपर डिपेंड करता है कितना फायदा हुआ और उसने कितना कमीशन और ब्याज उस पर्सन को दिया जहां से उसने बोरो किए थे शेयर्स, ठीक है। तो ये एक कहानी होती है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग की। इस कहानी को अगर और डिटेल में समझना है ना, तो इसके ऊपर ना मेरा यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको समझना तो सिंपल लिखना शॉर्ट सेलिंग बाय कपिल काठपाल, ऐसे करके लिखना, शॉर्ट सेलिंग वीडियो बाय कपिल काठपाल, एक वीडियो आएगा, एनिमेटेड वीडियो, बड़ा अच्छा एनिमेशन के साथ बनाया गया, उसमें मैंने बहुत और डिटेल में और एनिमेशन के साथ उस चीज को समझाया है, अगर देखने की इच्छा हो तो जरूर देख लेना, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, कुछ नया और अभी अभी से बेहतर तरीके, क्योंकि वो एनिमेशन में प्रॉपर अलग तरीके से बताया है, तो शायद उससे और बेहतर तरीके से आपको वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग एंड लेंडिंग का सिस्टम, राइट। तो ये शॉर्ट सेलिंग, ये सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम जो मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है। से T2 से T1 हो गया, ये तो हमने बात कर ही ली है ना, और बहुत जल्दी ये T पर भी होने वाला है। कॉमन इन्वेस्टर फॉर T+1 सेटलमेंट, ये ठीक है, कोई इसमें खास बात। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, आईपीओ लेकर आती है या फिर कोई भी ऑफर लेकर आती है, राइट इश्यू वगैरह लेकर आती है, तो उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस मतलब ये दो तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं, एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट में ये डिफरेंस है कि जब आपकी कंपनी सेबी के पास आईपीओ के लिए अप्लाई कर देती है, लेकिन अभी परमिशन आई नहीं है उसको आईपीओ के लिए शुरुआत करने के लिए, तब तक वो कंपनी, तब तक इन
टिल दैट टाइम वो कंपनी क्या करेगी, टिल दैट टाइम वो कंपनी अपनी आईपीओ की हाइप तो बनाकर रखेगी मार्केट में कि भाई साहब आईपीओ आएगा, तो ऐसा तो नहीं आईपीओ की परमिशन मिल गई तो तुरंत मेरा सब चीजें एडवर्टीजमेंट सब लोगों के पास पहुंच गया, इन्वेस्टर्स के पास पहुंच गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास पहुंच गया, उनसे मिल लिया, नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी को करने के लिए मैं एक अपना प्रोस्पेक्टस, जैसे आपके स्कूल कॉलेज का कोई प्रोस्पेक्टस होता था, वैसा ही एक प्रोस्पेक्टस मैं अपना बनाऊंगा जिसमें तमाम डिटेल मेरी कंपनी के बारे में लिखी होंगी कि मेरी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, किस लिए हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने शेयर्स आ रहे हैं, प्राइस को छोड़कर, क्योंकि प्राइस तो जब तक वो तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक सेबी उसका अप्रूव नहीं करता। प्राइस को छोड़कर तमाम चीजें यहां पर कंपनी के डिटेल्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी है कंपनी के फाइनेंस वगैरह, वो सारे उसके अंदर लिखे होंगे और उस प्रोस्पेक्टस को लेकर वो यहाँ पर जगह जगह पर अपने कंपनी का प्रचार प्रसार करने जाएगा कि मेरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आप इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जो प्रोस्पेक्टस वो बनाएगा सेबी के अप्रूवल से पहले उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहेंगे, और सेबी के अप्रूवल के बाद जिसमें और फुल फ्लैज जानकारी हो जाएगी, जो सेबी ने अभी रोक रख रखी थी कि भाई साहब अभी रुक जाओ, अभी हम जानकारी आपकी परमिशन हम देंगे, उसके बाद आप पूरी सारी चीजें डिस्क्लोज करना। तो जब सेबी के द्वारा अप्रूवल दे दिया और फुल फ्लैज में मार्केट में ओपनली आ गया, जिसमें प्राइस भी है और भी जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी लिखी हुई है, तो जिस प्रोस्पेक्टस में वो सब चीजें आएंगे उसको हम ऑफर डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सेबी के अप्रूवल से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है और सेबी के अप्रूवल के बाद यहां पर मार्केट में ऑफर डॉक्यूमेंट यहां पर आता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी दोनों की दोनों होती है। इसके बाद और चलते हैं पॉइंट्स पे। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जो कि यहां पर किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। 2 लाख रुपए तक ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। यानी कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं वो सभी के सभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स में की कैटेगरी में आते हैं, फॉल करते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी रिटेल इन्वेस्टर्स, मींस इन्वेस्टर हु अप्लाइज नॉट मोर देन 2 लाख। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक दी म्यूचुअल फंड कंपनीज हुई, कमर्शियल बैंक्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, वो सारे के सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि क्यूआईबी और आरआईआई के द्वारा और होते हैं, जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और दी कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, कुछ और कंपनीज जो इस कैटेगरी में ना फॉल करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें होते हैं। इनकी भी यहाँ पर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनकी भी यहाँ पर एक संख्या होती है, ये 5 लाख से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख तक है, वैसे एचएनआई की जो संख्या है वो 5 लाख रुपए है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास हम यहां पर अपने आईपीओ से पहले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में एक मेजर स्टेक परचेज कर सकते हैं, करना चाहे तो आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही होते हैं। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस की, 10 करोड़ रुपए मिनिमम। अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कोई हमारा कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हमारे आईपीओ में लगाता है तो वो यहां पर एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन और मेक्स एन एप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीस फॉर एन इश्यू, जो कि यहां पर चैप्टर 9 ऑफ दीज रेगुलेशंस के तहत किया गया। तो दो कैटेगरीज हैं, एक बुक बिल्डिंग होगी, एक फिक्स्ड इश्यू होगा, है ना। फिक्स्ड इश्यू यहां पर वर्ड लिखा नहीं हुआ, तो ये फिक्स्ड इश्यू वाला चक्कर ही होगा यहां पर आपका। तो यहां पर आपका जो है 10 करोड़ रुपए बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, और अगर फिक्स्ड इश्यू है तो 2 करोड़ रुपए अगर लगाता है तो वो यहां पर आपका एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन होता है कि जब कंपनी यहां पर आपका शेयर लो इश्यू कर रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, तो उस वक्त उसको क्या किया जाता है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स वो उसने दे दिया, उसके अलॉट कर दिए उसने शेयर, लेकिन अप्लाई करने वाले जो संख्या, जब एप्लीकेशन की स्टेज है तो अप्लाई करने वाली संख्या बहुत ज्यादा होगी। उसके शेयर्स मान लीजिए 500 उसने लॉन्च किया, अप्लाई करने वाले 1000 हो गए, तो उसके पास एक ऑलरेडी अगर वो ऐसा इश्यू जो है, ऐसा ऑप्शन अगर वो प्रिस्क्राइब करके सेबी को बताकर रखता है, दैट इज द ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन में क्या है कि अगर मेरे शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, मेरी जो नंबर ऑफ शेयर एक्चुअल जो मैंने लोड करने उससे ज्यादा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने नंबर ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ शेयर मार्केट में मैं इंक्रीज कर दूं। ये अगर मेरे पास सुविधा है तो मैं यहां पर आपका
ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट के लिए ज्यादा उपलब्ध करा सकता हूं एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजर मैकेनिज्म, मैं उसके बाद मार्केट में, ठीक है, तो ज्यादा शेयर्स ऑफर कर देना पब्लिक इश्यू से ज्यादा, दैट इज दी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो होते हैं जो अस्बा की फैसिलिटी यहां पर उपलब्ध कराते हैं, जो कि अस्बा की सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक उनको कहते हैं जो अस्बा की। अब अस्बा क्या होता है, अस्बा पढ़ लेते हैं, अस्बा क्या है। तो ये यहां पर हमारा आता है इस कैपिटल मार्केट का लास्ट टॉपिक कि अस्बा क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डाउन, ये शायद मैंने, पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने करवाया है कि नहीं करवाया, ठीक है, ओके, शायद याद नहीं मुझे, है ना। अस्बा मैंने करवा दिया क्या, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डाउन प्रीवियस लेक्चर में, अस्बा फिर भी चलो नहीं करवाया तो बता देता हूं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डाउन, जब यहां पर आप अपने शेयर्स को जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, जब आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो पैसा है, आज से पहले अस्बा के आने से पहले क्या हुआ करता था, आप यहां पर अप्लाई किया, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर, अभी एप्लीकेशन स्टेज पर है, अलॉटमेंट पे नहीं पहुंचे, एप्लीकेशन स्टेज पर आपका पैसा आपके अकाउंट से कटकर कंपनी के पास पहुंच जाता था, और कंपनी यहां पर आपका दर्ज कर लेती थी नाम कि अप्लाई किया इसने, ठीक है। अब अलॉटमेंट होती है तो अलॉटमेंट में हो सकता है आपको पैसा, आपको शेयर अलॉट हो या ना हो, लॉटरी सिस्टम है ना। जिनको शेयर अलॉट हो जाता तो उनका पैसा कंपनी रख लेती, उनको शेयर्स दे देती थी, लेकिन जिनका पास शेयर अलॉट नहीं होता उनका पैसा कंपनी से वापस रिफंड होता था और उनके अकाउंट में आता था, और उसमें बहुत दिन लग जाते थे आने में, ठीक है। लेकिन एक फैसिलिटी शुरू की गई अस्बा, इसमें क्या है, इसमें आपका पैसा जब आप अप्लाई करते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होकर कटकर कंपनी अकाउंट में नहीं जाता, लेकिन आपके पैसा जो है आपके अकाउंट में उसका होल्ड लग जाता है, लीन लग जाता है, यानी पैसा रुक जाता है, आपका फ्रीज कर दिया जाता है कि मान लीजिए मैंने 15,000 रुपए के लिए आईपीओ में अप्लाई किया, तो मेरे 15,000 रुपए मेरे खाते में फ्रीज हो जाएंगे, बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिए जाएंगे, उस 15,000 को मैं कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा मेरे खाते से, दैट इज दी अस्बा, इसको हम कहते हैं अस्बा। एप्लीकेशन जो मैंने अप्लाई किया है विच इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि मेरे खाते में पैसा जो है ब्लॉक कर दिया गया उतने पैसे का, अगर मुझे अलॉटमेंट हो जाता है तो मेरे खाते से उतना पैसा कटकर कंपनी के पास पहुंच जाएगा, अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं होता तो मेरे खाते का जो पैसा जो फ्रीज लगा हुआ ब्लॉक कर रखा है मेरे पैसे को, उसको रिलीज कर दिएगा, फिर जाकर मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए अस्बा नाम का ये जो मैकेनिज्म है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय दी ब्लॉक्ड अमाउंट्स। आई होप सो कि लेक्चर समझ में आ गया होगा, कैपिटल मार्केट यहां पर आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मनी मार्केट या कुछ और चैप्टर देखते हैं कौन सा करवाता हूं, लेट्स सी, नेक्स्ट चैप्टर हम मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। कैपिटल मार्केट आपका मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं वैसे तो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, ऐसे छोटे छोटे कई कंसेप्ट हैं, वो आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे और क्लियर होते रहेंगे। लाइक द म्यूचुअल फंड हम पढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड में कुछ और चीजें आपके क्लियर होंगी, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह कई चीजें होती हैं जो एम कैप से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी चीजें वो आने वाले कुछ लेक्चर में और क्लियर हो जाएंगी, है ना। छोटे छोटे टर्म्स आपने बहुत बार ऐसी इधर उधर से सुनी होगी, वो सब आपको क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल जो कैपिटल मार्केट जो काफी लंबा हमारा चैप्टर खिंच गया था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह वगैरह छोटे छोटे कई चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।